बात होगी चिंतन शिविर की। देखिए आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के IIM में 2 दिवसीय मंत्रियों का चिंतन शिविर लगने वाला है और आज से 2 दिनों तक होगा ये चिंतन शिविर। सीएम विष्णुदेव साय और सभी मंत्री शामिल होंगे। मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। चिंतन शिविर 2.0 में कई विषयों पर विशेषज्ञ ट्रेनिंग देते नजर आएंगे। तो देखिए बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको दे दे छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के IIM में आज से मंत्रियों का चिंतन शिविर लगने वाला है। आज से 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर होगा और बड़ी बात यह है कि इसमें सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। उनके साथ ही कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं तमाम मंत्रीगण शामिल होंगे 2 दिवसीय चिंतन शिविर में और मंत्रियों को इसमें गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि चिंतन शिविर 2.0 है, क्योंकि इसके पहले एक बार और चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, तब भी कई विषयों पर विशेषज्ञों ने ट्रेनिंग दी थी और एक बार फिर कई विषय पर विशेषज्ञ ट्रेनिंग देते नजर आएंगे। हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। खोमन, देखिए चिंतन शिविर 2.0 का आयोजन किया जाना है, आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर, इसमें किन विषयों पर ट्रेनिंग दी जाने वाली है, कौन कौन से मंत्री शामिल होने वाले, क्या अपडेट? देखिए प्रतिज्ञा, स्किल डेवलपमेंट, इसके अलावा जिस तरीके से ग्रामीण और अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत करना है, योजना के क्रियान्वयन को लेकर, इसके अलावा जो सुशासन का पाठ है मुख्य रूप से उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। आज सुबह 11 बजे से ट्रेनिंग शुरू होगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे विषयों के जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री भी शामिल होंगे। इसमें कुल मिलाकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से काम करने वाली है उनको सिखाने के लिए जो देश भर के विशेषज्ञ हैं वो IIM रायपुर में आज पहुंचे हैं और यही कारण है कि आज रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्रिमंडल के लोग वहीं करेंगे, वहीं रुककर ही पूरा ट्रेनिंग लेंगे। 2 दिनों तक ये ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है। ठीक इस 1 साल पहले इसी महीने में पहले ही सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में ट्रेनिंग दिया गया था, प्रशिक्षण शिविर हुआ था मंत्रियों का। अब एक बार फिर विष्णुदेव साय की जो सरकार है उनकी ट्रेनिंग होने जा रही है, कैसे आने वाले दिनों में बेहतर छत्तीसगढ़ बनाया जाए, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ सरकार रजत जयंती मना रही है। ऐसे में जो प्रशिक्षण है वो मंत्रियों को दिया जा रहा है, विधायकों को पिछली बार भी दिया गया था। तो अलग अलग तरीके से सुशासन का पाठ जो है वो आज सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला है। जैसा छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि साय सरकार का जो सुशासन है उसकी खूब चर्चा है, ऐसे में सुशासन को और कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे और सुशासन जो है वो लागू किया जाए पूरे प्रदेश भर में, इसी को लेकर ये चिंतन शिविर का आयोजन। बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट के लिए। और वही देखिए नक्सल ऑपरेशन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर के नेशनल पार्क में कार्रवाई जारी है, DIG के जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, सरकार माओवादियों से वार्ता करने के लिए तैयार है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर नक्सल ऑपरेशन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजापुर के नेशनल पार्क में कार्रवाई अभी भी जारी है, DIG के जवान लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं वहां पर अभी भी, और सरकार माओवादियों से वार्ता करने के लिए तैयार है। सुन लीजिए डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। जवान हैं और ये सर्च ऑपरेशन अनवरत जारी है। अभी भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही किसी भी तरह की बातचीत माओवादियों से करने के लिए तैयार है। अगर माओवादी बातचीत करें तो ज़रूर हो सकता है। सबसे अपील है कि मुख्यधारा में आएँ, सबसे अपील है कि पुनर्वास करें। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ विष्णुदेव जी की सरकार माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। वहीं तो देखिए बीजापुर नक्सली मुठभेड़ को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों का हौसला अफजाई किया है, लगातार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ये कहा है सीएम ने। और आपको साथ ही बता दें कि जवानों के साहस को भी सीएम ने नमन किया है। बहुत बहादुरी के साथ जवान लड़ाई लड़ रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। तो देखिए सीएम विष्णुदेव साय ने जवानों की खूब तारीफ की है, उनका हौसला अफजाई किया है। क्या कुछ कहा है सीएम ने, सुन लीजिए। नक्सलवाद के साथ लड़ाई में लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और इसके लिए हम अपने जवानों को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं, उनके साहस को हम नमन करते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने जो ठाना है अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद को न्यूट्रलाइज करने का, उनका ये संकल्प बिल्कुल पूरा होगा।
और इधर बस्तर आईजी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया है। शॉल उड़ाकर पी सुंदरराजन का सम्मान किया गया। नक्सल ऑपरेशन की सफलता पर उन्हें सम्मानित किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, बस्तर आईजी पी सुंदरराजन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया है। शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। नक्सल ऑपरेशन पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सफलता मिल रही है जवानों को, उसी को लेकर बस्तर आईजी को सम्मानित किया गया है। और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। देखिए, अरविंद नेताम ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। सीएम विष्णुदेव साय से उन्होंने सौजन्य भेंट की। धर्मांतरण को लेकर बयान के बाद ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। नेताम ने नक्सल ऑपरेशन में सफलता को लेकर सीएम को बधाई भी दी है। अरविंद नेताम ने कहा है कि नक्सलवाद जड़ से खत्म होना बेहद जरूरी है। तो देखिए, आपको बता दें कि बेहद खास ये मुलाकात रही अरविंद नेताम और सीएम विष्णुदेव साय की। ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट मुलाकात करते नजर आए अरविंद नेताम। छत्तीसगढ़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का आरएसएस के मंच पर जाना छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बन गया है। नेताम कांग्रेस की 2 सरकारों में मंत्री रह चुके हैं और इन दिनों सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष हैं। ऐसे में आरएसएस के मंच पर जाकर नेताम ने आरएसएस से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकने की मांग की। नेताम को ही क्यों आरएसएस ने बुलाया? नेताम के बहाने क्या आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद की जा रही है, या इसके अलावा भी कोई और राजनीति है जिसे नेताम के बहाने की जा रही है? आप इस रिपोर्ट में देखिए। नेताम, आज इस नाम की चर्चा चारों ओर है। वजह है इनका बयान। दरअसल नेताम आरएसएस के कार्यक्रम के लिए नागपुर गए थे। मंच से उन्होंने धर्मांतरण को रोकने के लिए संघ की मदद लेने की बात कही। वापस रायपुर लौटे तो विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। बयान दिया कि दीपक बैज ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बयान सामने आया और शुरू हुई सियासत। यही धर्मांतरण करवा रहे हैं। धर्मांतरण बोलने के लिए कि आप हिंदू बन जाओ। बयान सुर्खियों में आया और सबसे बड़ा सवाल बन गया कि क्या बैज सच में धर्मांतरण कर चुके हैं? केवल नेताम ही नहीं बल्कि केदार कश्यप ने भी बैज पर धर्मांतरण करने का आरोप मढ़ दिया। हमारी कांग्रेस रही है, अब कांग्रेस नहीं भी रही है। हम तो अपने कांग्रेस सरकार से लड़ते रहे ना। कांग्रेस के राज में बहुत से मुद्दे पे जानता वो पैदा भी नहीं हुआ था। हमको तो लगता है कि वो खुद ही ऐसा तो नहीं कन्वर्ट हो गया है। कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये तो दीपक बैज बता पाएंगे, लेकिन जैसे उनके वक्तव्य आते हैं उस तरीके से उनका मतांतरण तो हो चुका है। बयान के बाद दीपक बैज ने भी नेताम पर पलटवार किया। देखिए, अरविंद नेताम जी मैं अच्छे से जानता हूँ। हमारा आदिवासी नेता है, वरिष्ठ नेता है और एक समय में वो आदिवासी हित की बात करते थे, लेकिन अब रास्ते से वो भटक गए हैं। दरअसल सियासी बयानबाजी की जड़ खुद दीपक बैज का बयान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने धर्मांतरण रोकने को लेकर आरएसएस की तारीफ की थी, जिस पर बैज ने निशाना साधते हुए कहा था कि अरविंद नेताम संघ की भाषा बोल रहे हैं, जिसके बाद ये सारा सियासी वार पलटवार शुरू हुआ है। खैर, सियासी बयानबाजी के परे एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर क्यों आरएसएस ने अरविंद नेताम को ही चुना। अगर नेताम जी जैसा शख्स ये कह रहा है कि आरएसएस ही धर्मांतरण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त संगठन है, तो ये गलत नहीं है। इसके पहले और भी लोग सर्टिफिकेट दे चुके हैं, शंकराचार्य वगैरह सभी लोग कह चुके हैं। और ये सर्टिफिकेट इसलिए है क्योंकि आरएसएस जैसा देशभक्त संगठन आज पूरे देश में देश हित के लिए काम कर रहा है। वो धर्मांतरण के खिलाफ कई सालों से लड़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि आरएसएस में धर्मांतरण के खिलाफ 1975 में रेजोल्यूशन आ गया था कि धर्मांतरण रोका जाना चाहिए। अरविंद नेताम को आरएसएस के कार्यक्रम में बुलाने का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय के साथ संवाद को मजबूत करना, धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना और बस्तर जैसे क्षेत्रों में आरएसएस के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना था। लेकिन अब इस कदम ने सियासी बयानबाजी का रूप ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वही देखिए, अरविंद नेताम के कन्वर्जन वाले बयान पर अब छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप का बयान भी सामने आया है। बैज कन्वर्ट हुए या नहीं वो खुद बताएंगे, पूछा है केदार कश्यप ने। बैज का व्यक्तित्व बताता है कि वो मतांतरण हो गए हैं। कांग्रेस ने धर्मांतरण करने वालों का समर्थन किया है। समाज की दृष्टि से हर कोई चाहता है कि
अवैध धर्मांतरण पूरी तरीके से रुकना चाहिए और उसके दृष्टि से लगातार हर वर्ग का सहयोग हो। माननीय अरविंद नेताम हमारे आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विधायक रहे, सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, समाज के संरक्षक रहे, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और यदि वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनकी बातों में दम भी है और गहराई भी है। अरविंद नेताम जी हमेशा इससे पहले आदिवासियों की बात करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस के संपर्क में आने के बाद उनकी बोली और भाषा बदल गई है। आरएसएस कभी भी आदिवासियों के शुभचिंतक नहीं हो सकते। धर्मांतरण को रोकना है इस सरकार का काम है। धर्मांतरण रोकना है, वहाँ के आदिवासियों को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। वहीं अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से मिल रही है, जहां पर बीजेपी की महिला नेता की गुंडागर्दी देखने को मिली है। थाना परिसर में युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। थाने में दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ और पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांकी मोगरा थाना परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको कोरबा से बता दें, जहां पर बीजेपी महिला नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। थाना परिसर में ही युवक की पिटाई करती नजर आई बीजेपी महिला नेता, और ऐसे में आपको बता दें कि थाने में दोनों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ और अब ये पिटाई का जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। बांकी मोगरा थाना परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से जो बीजेपी के महिला नेता है वो युवक को थाना परिसर में ही पीटती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी हरीश साहू फोन कॉल पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करूंगी। हरीश, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों युवक की पिटाई की जा रही है? देखिए प्रतिज्ञा, हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, राजनीतिक दल का हो या फिर प्रशासनिक हो। कानून को आम व्यक्ति की अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया है। लेकिन कोरबा जिले में भाजपा नेत्री जो है वो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गई है और जो पीड़ित युवक बलवान सिंह है उससे बहस हुआ। बहस होने के बाद जो है थाने में उसकी जमकर पिटाई की गई है और पिटाई का जो है वीडियो जो है सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि ये घटना किस लिए हुई। ये घटना जो है साइड मांगने के लिए हुई, क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है वो बैल लेकर के रास्ते से जा रहा था। इसी वक्त भाजपा नेत्री ने उससे साइड मांगा और पीड़ित का कहना है कि वो फोन पर बात कर रहा था। इसकी वजह से अपशब्द का भी प्रयोग किया था, जो कि भाजपा नेत्री को गलतफहमी हुई। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो वो सड़क पर चलने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। बहुत शुक्रिया हरीश। वहीं इधर देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां बरमकेला क्षेत्र के हट्टापाली गांव में रात के अंधेरे में जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से सैकड़ों इमारती और पुराने पेड़ उखाड़ दिए गए। इतना ही नहीं, करीब 3 से 4 एकड़ जंगल भूमि पर अवैध रूप से खेत तैयार कर दिया गया। आपको बता दें कि यहीं से वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश देकर एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर जब्त भी किए थे, लेकिन 3 महीने बाद मुआवजा बताकर इन वाहनों को छोड़ दिया गया। सूत्रों की माने तो मुनारा और सीपीडब्ल्यू को भी तोड़कर खेत तैयार किया गया है, जबकि नियमों के मुताबिक हर 150 मीटर पर मुनारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 300 से 400 मीटर पर मुनारा लगाया गया है। बीच का मुनारा गायब है और उसी क्षेत्र में वन क्षेत्र को समतल कर खेती की जा रही है। तस्वीर आप देखिए, ये जो जमीन है, अभी जो खेत नुमा आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ दिनों पीछे ये पूरी तरीके से जंगल था। जितने भी पौधे आपको इस जगह पे नजर आ रहे हैं, ये सारे पौधे इसी जमीन से लगे हुए थे और जितने भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं गिरे हुए, उसे आग लगा दिया गया ताकि किसी को पता न चल सके कि यहाँ कितने पौधे थे। बताया जाता है कि वन विभाग में 150 मीटर की दूरी पे मुनारा होता है, तो कहीं न कहीं एक मुनारा इस खेत के बीचों बीच और था। लेकिन जैसे इस खेत को बनाया जा रहा था, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और पहुंचने के बाद किसी मदन नाम के व्यक्ति के ट्रैक्टर और जेसीबी को जब्त किया गया। लगभग 1.5 से 2 महीने तक वन विभाग के कब्जे में रहा। फिलहाल वन विभाग की जमीन है वो अब असुरक्षित नजर आ रहा है, क्योंकि वन विभाग कड़ी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जो एरिया जहाँ पे पेड़ कटा था या पेड़ उखाड़ा गया था वो था राजस्व एरिया, तो इस लिहाज से क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया नहीं था तो उसमें हमें कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। हमने उसमें नियमानुसार, जैसे हमारा फॉरेस्ट का भी थोड़ा एरिया टच हो रहा था, तो उस पर जेसीबी और गाड़ियों में हमने लगाया
मुआवजा होता है मुआवजा लगाया और गाड़ियों को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए छोड़ा। वहीं तो देखिए मुंगेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी दिलाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय बलों में नौकरी दिलाने के लिए हेरफेर करते थे। ऐसे में पुलिस ने 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। कि जो लोग रहते हैं जो इस रैकेट में शामिल थे, प्रमाण पत्र से संबंधित चैट हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिससे पता चला कि कुछ लोग या कुछ युवा इनसे फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के बारे में संपर्क किए हैं। चूँकि इनका निवास मुंगेली जिला से बनाने से इनको निवास होने से एसारी जिले का फ़ायदा मिलता था, इसीलिए इन लोगों ने मुंगेली जिला को प्राथमिकता दिया था। इस संबंध में अभी कुछ और छत्तीसगढ़ के एसारी जिले में इस प्रकार के रैकेट जलाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिन पर अभी जाँच करना है हम लोगों को। वहीं इधर बिलासपुर के सहकारी बैंक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समीक्षा बैठक की, जिसमें कहा गया कि इस बैंक होने का मतलब जिले के आखिरी गांव तक किसानों को सुविधा मिलना है। साथ ही किसानों के मुद्दों में सुपरवाइजर और बड़े अधिकारियों को शासन के नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया। सारी चीजों के बारे में अगर आप कम्युनिकेट करोगे, और जैसा मैंने बताया कि भंडारण आपका अच्छे से कराइए, एडवांस लिफ्टिंग अच्छे से कराएंगे। आपके ऊपर लास्ट मोमेंट पे ये नहीं है वो नहीं है, सरकार सब कुछ करती है। सरकार की इमेज बनती और बिगड़ती किनके कारणों से? लोग काम करते हैं, हम लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं तो सरकार की इमेज खराब होती है। इधर भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन ने प्रदेश में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार 1000 से ज्यादा ड्राइवर, हेल्पर और सुपरवाइजर को 5 लाख रुपए का जीवन सुरक्षा बीमा प्रदान किया है। यह आयोजन खुर्सीपार स्थित एसोसिएशन कार्यालय में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए। बीमा के साथ साथ हेलमेट और पौधों का भी वितरण इन्हें किया गया। लगभग 1000 चालक, हेल्पर और मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे 5-5 लाख रुपए का बीमा कवर को दिया गया है। स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पे एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप था, कुछ उनको मेडिसिन भी दी गई हैं। ड्राइवर्स हेल्पर्स का जीवन बेहतर हो सके उसके लिए एसोसिएशन लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में आज बड़ी संख्या में यहाँ पर हेल्पर ड्राइवर्स यहाँ पधारे हैं। भिलाई ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ये दूसरा वर्ष है जब अपने ड्राइवरों को इंश्योरेंस पॉलिसी का वितरण किया गया है। हमें देखने को मिलता है कि कहीं पर भी एक्सीडेंट होते हैं रोड में तो लोग उनके परिजन लाश रख के बैठ जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। कईयों को रहता है कि हमें तुरंत मुआवजा चाहिए, किसी के पास में अंतिम संस्कार के पैसे नहीं रहते, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो चीज़ें मेरे साथ बहुत बार हुई, तो इसलिए हम लोगों ने ये योजना को सबने मिल के फिर लाया कि हमारे हर ड्राइवर को हम 5 लाख का इंश्योरेंस करा के देंगे। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, माइंस बढ़ रही हैं, जंगल कट रहे हैं, झाड़ कट रहे हैं, तो हमने इसके लिए भी पहल की कि हर इंसान को एक झाड़ लगाना चाहिए, वो भले अपने घर में लगाए, अपने आंगन में लगाए। इधर सरगुजा के पीसीबी कोल माइंस में जमकर बवाल देखने को मिला है। ग्रामीणों ने खदान में घुसकर जमकर हंगामा किया, बिना मुआवजा दिए खेत में फेंसिंग करने का आरोप लगाया है। कोयला ट्रांसपोर्ट 1 घंटे तक प्रभावित हुआ। किसानों की मुआवजा के बाद जमीन लेने की गुहार है। तो देखिए बड़ी खबर आपको अंबिकापुर से बता दें, जहां पर सरगुजा के पीसीबी कोल माइंस में जमकर बवाल देखने को मिला, जहां पर ग्रामीणों ने खदान में घुसकर हंगामा किया और ग्रामीणों का आरोप है कि बिना मुआवजे दिए खेत में फेंसिंग किया जा रहा है। ऐसे में कोयला ट्रांसपोर्ट 1 घंटे तक प्रभावित भी रहा। किसानों की मुआवजा के बाद जमीन लेने की गुहार किसानों ने लगाई है। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि पहले उन्हें मुआवजे की राशि दी जाए, उसके बाद जमीन पर फेंसिंग की जाए। इधर देखिए धमतरी में महानिदेशक नगर सेना अग्निशमन आपातकालीन सेवा एवं एसडीआरएफ के निर्देशानुसार जिले के बाढ़ बचाव टीम द्वारा गंगरेल बांध में बाढ़ आपदा रेस्क्यू संबंधी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान बाढ़ संबंधी सभी उपकरणों को चालू कर देखा गया और जिले में उपलब्ध 2 मोटर बोट को टेस्ट भी किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी, जिला सेनानी शोभा ठाकुर सहित जिला बाढ़ बचाव दल के समस्त जवान मौजूद रहे।
वहीं कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में लव मैरिज कर 8 साल साथ बिताने वाली एक पत्नी ने अब पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का लिखित आवेदन किया है। इतना ही नहीं, बेवफा पत्नी ने पति को धमकी भी दे डाली है कि अगर तुमने मुझे प्रेमी संग जाने नहीं दिया तो या तो मेरठ की मुस्कान की तरह तुम्हारी हत्या कर तुम्हारी लाश को नीले ड्रम में भर दूंगी या फिर खुद आत्महत्या कर तुम्हें फंसा दूंगी। पत्नी की धमकी के बाद अब बेबस पति लोगों को समझाइश दे रहा है कि लव मैरिज ना करें, नहीं तो मेरी तरह धोखे के शिकार हो जाएंगे। दरअसल कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र में रहने वाले संजीव जांगड़े SCCL की आउटसोर्सिंग कंपनी में ड्राइवर के रूप में काम करता है, जिसने 2017 में मुस्लिम धर्म की रुखसाना से लव मैरिज की थी और अब उसकी पत्नी का अफेयर किसी दूसरे युवक से चल रहा है और पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, जिसके लिए उसने लिखित देकर ये बातें सामने रखी हैं। सर, हम लोग शादी के बाद बहुत पहले अच्छे खुश थे, फिर उसके बाद मान के चलिए ये जब मोबाइल का आज का सोशल मीडिया का ज़माना है तो मोबाइल चलाती थी तो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी, तो उसी बीच में इसका अफेयर हो गया। ये सूरज महतो का नाम लड़का था, कोई बिहारी है, बीच में उसके साथ भाग के चली गई थी। मतलब जाऊंगी नहीं जाने दोगे तो मुझे आत्महत्या कर लूंगी, नहीं अगर जाने दोगे तो ड्रम कार्ड जो हुआ था, जो अपने पति को ड्रम में भर के मार के रख दिया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे। वो कहानी मेरे को बताती थी तो मैं उसको मजाक में लेता था। वहीं तो देखिए, छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना फैलता नजर आ रहा है। अब तक 50 कोविड के मरीज सामने आ चुके हैं और एक दिन में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। ऐसे में राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 31 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, तो वहीं बिलासपुर में अब तक 12 संक्रमितों की पहचान हो पाई है। तो देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना तेजी से फैलता नजर आ रहा है। ऐसे में अब तक कोरोना के 50 एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं और सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर में 31 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं।